वेलकम डियर स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल BKY कंप्यूटर क्लासेस में हम लोग फंडामेंटल स्टार्ट किए हैं प्रीवियस वीडियो में। और फंडामेंटल में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जाने थे। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये हमारे कामों को बहुत ही जल्दी से करती है और हमारी टाइम को बहुत ही बचाती है। तो इस समय क्या है कि कंप्यूटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो गया है। हर एक जगह कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा काम हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं और फास्टली कर पा रहे हैं। ठीक, तो किस तरह से हमारा कंप्यूटर आज अभी इतना जनरेशन हमारा आया, 5th जनरेशन जो चल रहा है, किस तरह से बढ़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे जो हैं ये अभी तक 5 जनरेशन हमारे चले हैं और अभी लास्ट जनरेशन जो चल रहा है हमारा वो 5th जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन हमारा जो था, फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या है, 1946 से लेके 1959। ठीक, फर्स्ट जनरेशन था और उसमें यूज क्या हुआ था टेक्नोलॉजी में, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। क्या है कि हमारा जब स्टार्टिंग हुआ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था उस समय, बस ओनली काउंटिंग करता था। इस समय जितने अच्छे से सब कुछ वर्क हो जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा जो स्टार्टिंग जनरेशन हुआ था तो स्टार्टिंग में हमारा कंप्यूटर नॉर्मली कैलकुलेशन करता था। तो उस समय हमारे क्या टेक्नोलॉजी यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब होते थे। उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन हमारा कब से कब तक था, 1959 से लेकर 1965 तक था। और उसमें क्या यूज किए गए, ट्रांजिस्टर यूज किए गए। और ट्रांजिस्टर जब हमारे यूज हुए तो वैक्यूम ट्यूब से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फास्टली कुछ वर्क हुए और एडिशनल वर्क ऐड किए गए। ठीक, उसके बाद हमारा आ गया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारा 1965 से 1971 तक चला। और इस जनरेशन में क्या यूज किया गया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया। और जब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया तो हमारे क्या हो गए और भी अच्छे बेटर रिस्पॉन्स मिलने लगे और हमारी जो लाइट होती है, जो पावर लगती है, इसमें एनर्जी बहुत ही कम लगने लगे। ठीक, जब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आया। उसके बाद हमारा फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक आया और माइक्रो प्रोसेसर आया। आप लोग प्रोसेसर का नाम सुने होंगे, जिसे प्रोसेसर को ही CPU बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, और उसी को ही प्रोसेसर बोला जाता है। तो हम लोग का उस समय आया माइक्रो प्रोसेसर। और जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर बहुत ही अच्छा वर्क करने लगा और हमारी काम प्रीवियस जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी यूज हुए थे उनसे बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स मिलने लगा हमारा। ठीक, और इस समय जो चल रहा है 1980 से लेके प्रेजेंट तक अभी चल रहा है जो AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा जो है एक मानव की तरह जो हमारी कंप्यूटर वर्क कर रही है। और एक कंप्यूटर को बनाया भी गया तो एक ह्यूमन को ही देख के बनाया गया कि किस तरह से ह्यूमन वर्क करता है, उसी तरीके से भी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। जिस तरह से एक ह्यूमन के पास एक माइंड होता है और माइंड के थ्रू ये सभी वर्क को करता है, उसी से मैनेज करता है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर को बनाया गया और उसमें प्रोसेसर लगाया गया जिसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और बिना हमारे CPU के वर्क नहीं करेगा कंप्यूटर, क्योंकि माइंड है, बिना माइंड के वर्क नहीं करेगा सिस्टम। लेकिन क्या है कि जिस तरह हम लोग डाटा को इनपुट आउटपुट समझते हैं, इनपुट मीन्स होता है डेटा को इंटर करना, आउटपुट होता है डेटा को बाहर करना। जिस तरह हम लोग हैं, क्या डेटा को इनपुट किस तरीके से करता है एक आदमी, या किसी भी बात को इनपुट कैसे करता है, कान से सुनता है, आँख से देखता है, उसी से अपने डाटा को लेता है और मुंह से बाहर करता है, मीन्स डेटा को बाहर करता है। सेम उसी बेस पे हमारा बनाया गया है कंप्यूटर। और कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा इनपुट करने के लिए क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। CPU हमारा है जो ये यूनिट्स हो जाएंगे हमारे कंप्यूटर के। जनरेशन आप लोग को समझ में आ गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन। और टेक्नोलॉजी क्या यूज हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, और हमारा जब CPU आया, CPU क्या होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है। ठीक, और बिना माइंड के एक आदमी कोई भी वर्क कर नहीं सकता, उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी कोई वर्क नहीं कर सकता। ठीक, अब CPU में क्या होता है, हमारा
CPU को 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं, ALU, CU एंड EMU। ठीक, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या होंगे, आप लोग को इजी वे में बता रहे हैं कि सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में जिस डिवाइस के थ्रू हमारी डेटा इंटर हो जाए सिस्टम में, उसी को हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस, और जिसके थ्रू हमारी डेटा को बाहर किया जाए उसी को हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल ले लें, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या होता है कि डेटा को इंटर करते हैं, और आप लोग को बता दें कि कंप्यूटर सिर्फ हमारी बाइनरी नंबर को समझता है, जो कि हमारे कीबोर्ड पे ABCD 1 2 3 अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं, और वहीं से हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं। लेकिन हमारे उस डेटा को, जो इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये हमारी डेटा को इंटर करता है। ठीक, और डेटा इनपुट करता है किस फॉर्मेट में, 0 एंड 1 फॉर्मेट में, जो हम आप लोग को बताए थे बाइनरी नंबर सिस्टम में हम आप लोग को बताए थे बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर ही हमारा सिस्टम रीड कर पाता है, बाकी किसी नंबर को रीड नहीं कर पाता। 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही हमारा रीड करता है कंप्यूटर। और कीबोर्ड हमारा जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारी वैल्यू होती है, उसको सिस्टम तक पहुंचाता है और उस फॉर्मेट में समझाता है, और कंप्यूटर तभी समझता है। मीन्स हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा कौन करता है, कीबोर्ड करता है। और कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में ले लेते हैं। आउटपुट डिवाइस में हमारा हो जाएगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि हमारे डेटा को बाहर करता है। ठीक, प्रिंटर में स्कैनर भी लगे होते हैं। स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस इसलिए है क्योंकि हमारी कोई भी डेटा होती है उसको हम लोग कॉपी करते हैं और सिस्टम में कर देते हैं उसको कॉपी करके, लेकिन हमारा जो प्रिंटर होता है उसी डेटा को आउट करता है। ठीक, अब आता है एक हमारा जो ब्लूटूथ यूज करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। हमारा जो ब्लूटूथ होता है, जो भी हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, वो क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से हम माइक यूज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे आवाज़ को दूसरे जगह पहुँचाया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि मेरी वॉइस को इनपुट कर रहा है और दूसरे तक पहुँचा रहा है, लेकिन जो पहुँचा रहा है, जैसे साउंड हो गया, हमारा जो स्पीकर हो गया, वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। जो हम लोग कानों में लगाए रहते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। इसलिए हमारा ब्लूटूथ एक आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। ठीक, और हम लोगों ने डिस्कस किया था रैम एंड रोम। रैम क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम कब वर्क करता है हमारा, रैम का वर्क तब तक कुछ नहीं होता जब तक कि हम कोई सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारी सारी डेटा कहाँ चली जाती है, रैम में चली जाती है, और वो डाटा हमारे रैम में रन करने लगता है। और लाइट कटते ही हमारे रैम में जो भी डेटा रहती है, अगर हम सेव नहीं किए हैं तो डेटा हमारा क्या होता है, इरेज हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है रैंडमली डाटा रहता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब भी हम किसी चीज़ को वर्क करते हैं, MS ऑफिस पे वर्क करें या कहीं पे भी वर्क करें, अगर हमारे डेटा रैम में रनिंग कर रहा है और उसको हम सेव नहीं किए हैं तो पूरा डिलीट हो जाएगा डाटा। इसलिए जब भी हम लोग वर्क करते हैं तो क्या होता है कि सेव करते रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके सिस्टम में UPS लगा है, यूनिट पावर सप्लाई लगा है, अगर UPS एक बैटरी होती है जिसकी ड्यूरेशन होती है 30 मिनट की, उसमें पावर सेव होता है, और लाइट करते ही आपको पावर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस होने से बच जाता है और आप डेटा को सेव कर लेते हैं। ठीक, तो रैम में हमारा डेटा क्या होता है, रैंडमली होता है। इसलिए फ़ोन हम जब भी बाई करते हैं तो या सिस्टम होता है तो हमारे रैम की कैपेसिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि अगर रैम की कैपेसिटी अच्छा नहीं रहेगी तो हमको स्पीड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी हमारा डेटा स्टोर होता जाएगा वो रैम में होता जाएगा, जो भी हम करेंटली वर्क करेंगे रिसेंट में।
ठीक। तो हमारा जब रैम ज़्यादा रहेगा और वर्क हम लोग जैसे किसी को व्हाट्सएप ओपन किए, फेसबुक ओपन किए, इंस्टाग्राम ओपन किए या अदर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन रिसेंटली हम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे डाटा जो है यहाँ पे हमारी कैचे फाइल बनती चली जाएगी, जो कि हमारे रैम में स्टोर होता चला जाएगा और रैम फुल हो जाएगा। और रैम फुल होने की वजह से हमारी कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। और जब रैम ज़्यादा रहेगा तो हमारा डाटा स्टोर होता चला जाएगा और अच्छा स्पीड हमको मिलता रहेगा। लेकिन एक ऐसी टाइम आएगी कि अगर आप ऐसे रिसेंटली ऐड करते जाएंगे डेस्कटॉप पे या फ़ोन में, तो आपका डेटा फुल हो जाएगा रैम का, और क्या होगा, फ़ोन हीटिंग होने लगती है। फ़ोन हीटिंग होने लगती है और कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो भी हीटिंग होता है और हैंग करने लगता है और स्लो मोशन में चलने लगता है। तो क्या होता है, आप फ़ोन होता है या सिस्टम होता है, उसको पूरे डेटा जितने रिसेंटली होते हैं उसको क्लोज़ करना पड़ता है, या तो आप रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को, फिर आपका सिस्टम उसी फॉर्मेट में पहले जैसे आ जाता है। तो रैम का डिपेंड करता है कि जब आप वर्क करते हैं आपको प्रोसेसिंग क्या है बहुत बेस्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको रैम को हमेशा फ्री रखना होगा, जिससे कि आप आसानी से वर्क कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जनरेशन पढ़ लिए और कुछ यूनिट्स पढ़ लिए, जैसे कि रैम, रोम और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हम लोग पढ़ लिए। और कल के वीडियो में हम लोग रोम से स्टार्ट करेंगे और भी जो भी हमारे फंडामेंटल्स में हैं आगे रीड करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।